नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि अब तक के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। फिर वो कई तरह के एग्ज़ाम या तो यूजीसी नेट का हो, केवीएस हो, DSSS हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो या फिर कोई भी स्टेट का टीचिंग एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम देख लेते हैं एक बार इन क्वेश्चंस के बारे में। पहले एक लाइन से क्वेश्चन आंसर्स को देखते जाएंगे, फिर दूसरी लाइन से देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो अमीर खुसरो। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो पतंजलि ने किया। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो देश भाषा नाम दिया है। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? चंद्रबरदाई। वह ग्रंथ जिसे लौकिक चरित काव्य माना जाता है तो भविष्यत कहा। इस ग्रंथ के बारे में भी मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया था। अगर आपने अभी तक आदिकाल की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं। आदिकाल पे हमने पूरी 10 वीडियो बनाई हुई हैं जिसमें जो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं ज़्यादातर सारे के सारे क्वेश्चन उसमें कवर हुए हैं। तो आप एक बार वहाँ पर देख सकते हैं और उसके बाद अगर आप इस वीडियो पर आकर ये प्रश्न उत्तर सॉल्व करते हैं तो आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर आते हैं। तो 10 वीडियो आदिकाल पर बनी हुई हैं जिसमें पूरा का पूरा आदिकाल मैंने कवर करने की कोशिश की है। वो आप एक बार देख सकते हैं और फिर यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे गोरखनाथ। महापुराण के रचनाकार हैं पुष्पदंत। राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का पहला कवि माना है तो सरहप्पा को। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं मच्छंदर नाथ। बीसलदेव रासो की नायिका का नाम है राजमती। वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए तो पदावली। ये सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कराए जा चुके हैं। तो आप एक बार विज़िट करके चैनल को ज़रूर देखें। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य और आदिकाल से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप एक बार आदिकाल को की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर भी आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप एक बार देख सकते हैं। चंदनबाला रास के रचयिता हैं तो आसगू कवि चंदनबाला रास के रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासों में समय सर्ग कितने हैं? तो 69। और छंद कितने हैं? तो छंद है 68। ये भी आपको ध्यान रखना है। वह रचना जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है तो पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली। यहाँ पर देखो चारों ऑप्शंस आने चाहिए थे क्योंकि एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन होते हैं जिनमें से अगर हमें इसके चारों ऑप्शन अगर इसमें दिखाई देते तो पता चल जाता कि किन 3 रचनाओं की बात की गई है। तो उन 3 रचनाओं में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं है। और सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किसकी बानियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? तो सिद्धों की बानियों को संध्या भाषा कहा गया है। आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है तो अमीर खुसरो की भाषा जो कि खड़ी बोली में जिन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं उनको हिंदी के वर्तमान रूप के सबसे निकट वाली भाषा कहा गया है। पृथ्वीराज रासों के प्रमुख रस हैं तो वीर और श्रृंगार रस। राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का पहला कवि माना है, किसको माना है? तो सरहपाद को हिंदी का उन्होंने पहला कवि यानी जिसको सरहपा भी कहा जाता है इन्हें पहला कवि माना है। आगे देखिए, सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से संग्रहित किया तो किसने संग्रहित किया? महापंडित राहुल सांकृत्याय ने सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से संग्रहित किया है। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ? तो कबीर में। यानी सरहपाद ने जो नाथ पंथ सरहपाद ने जो अपनी सिद्ध परंपरा को विकसित किया और उसके जागे वो नाथ परंपरा में हठ योग बन गया। और तो वो हठ योग आगे चलते चलते किस में उसकी झलक देखने को मिलती है? तो कबीर में मिलती है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई।
सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन है, तो यह कथन किसका है? रामकुमार वर्मा का। कथन भी आपको याद रखने हैं, कोशिश किया करें क्योंकि कथन भी ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं, तो कर्नल टाड, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है, उनका नाम है कर्नल टाड। भरतेश्वर बाहुबली रास किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो जैन साहित्य का ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास। किसने लिखा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वह रचना जो शिलांकित है तो राउलवेल। जसहर चरित्र के लेखक हैं पुष्पदंत। दब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना की किसने की है? तो देवसेन ने की है। संदेश राशक काव्य है खंड काव्य। आलवार संतों की संख्या मानी गई है तो 12 संख्या है इनकी, 12 संत है आलवार संत। इनके बारे में अब हम भक्ति काल में भी पढ़ेंगे आलवार संतों के बारे में। कई मास वध प्रमुख घटना है, तो ये कौन सा समय सर्ग है प्रमुख? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है कई मास वध। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र है तो पौंचर्यु। पौंचर्यु में राम के जीवन का वर्णन है और उसमें सीता के बारे में लिखा गया है कि सीता जो है वो अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। ये लिखा गया है रामचरित्र इसमें पौंचर्यु में। पुस्तक जलन हत दे चली गज्जन नृपकाज इस पंक्ति में संकेत है, तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में संकेत है। ये उस समय पर चंद्रबरदाई ने लिखी थी जब वो अपने पुत्र जलन के हाथ में ये पुस्तक देकर पृथ्वीराज रासो जो कि अधूरा था उस समय में, वो उसके हाथ में देकर अपने राजा के साथ गजनी के देश चले गए थे उसको मारने के लिए। और जो पृथ्वीराज रासो है ये अधूरा था, इसलिए इसको पूरा किया था जलहन ने। पृथ्वीराज रासो की भाषा है तो डिंगल भाषा है। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है तो बीसलदेव रासो मानी जाती है। पंडिय सैल सत बखाणई देही रुद्ध बसंत न जाणई यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो सरहपाद की पंक्ति है। DSSB में पूछा गया, आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस जो अभी हम कर रहे हैं ये DSSB PGT में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है तो परमाल रासों में। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि माना है तो स्वयंभू को माना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको वीडियो के माध्यम से डिटेल में समझाए जा चुके हैं। पूरा आदिकाल जो कि 10 भागों में बटा हुआ है वो आपको प्लेलिस्ट चैनल पर विज़िट करके देखेंगे तो मिल जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा हमने ग्रामर के भी कुछ टॉपिक किए हुए हैं चैनल पर और डेली कोई ना कोई वीडियो अपलोड हो जाती है। अभी कुछ दिन से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, पर अब पूरी कोशिश रहेगी कि डेली आपको एक वीडियो मिलती रहे। तो इसके आगे बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है किसको? तो गोरखनाथ को। हठ योग का आरंभकर्ता भी पूछा जा सकता था तो वो भी गोरखनाथ को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है पृथ्वीराज रासो को। देसिल बैना सबजन मिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है? तो ये आपको बतानी है, ये देशी भाषा की काव्य पंक्ति है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस पंक्ति रचित है अमीर खुसरो द्वारा। ठीक है, ये पंक्ति अमीर खुसरो की लिखी हुई है। आदिकाल के कवि जिसने खड़ी बोली में रचना की कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। विद्यापति दरबारी कवि थे, किसके कवि थे? तो शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे विद्यापति। और इन्हीं के दरबार में रहते हुए इन्होंने इनके बारे में जो रचना लिखी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि विद्यापति ने शिव सिंह पर कौन सी अपनी ग्रंथ लिखी है और कीर्ति सिंह के ऊपर कौन सा ग्रंथ लिखा है। सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं सरहपाद। उभयनिष्ठ मतलब जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए, सबसे ज़्यादा पहचाने गए वो थे सरहपाद। आलखंड नाम से प्रसिद्ध रचना है परमाल रासो। 12 बरस लो कुकर जिए अरु
सोरह लो GACR, यह किसकी पंक्ति है? तो ये जगनिक की पंक्ति है। वह कवि जिसको मैथिल कोकिल कहा गया है, किसकी उपाधि है? तो विद्यापति की उपाधि आपको याद रखना है। चंद्रबरदाई दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के। नाथों की कुल संख्या मानी जाती है 9। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंशा अल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आदिकाल के समय में दिया हुआ है, लेकिन इसके बारे में हम जब गद्य पढ़ेंगे उस समय में पढ़ेंगे। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय क्या है? तो शुक्ल जी ये कहना चाहते हैं अपनी इस लाइन से, इस कथन के माध्यम से, कि विद्यापति के जो पद हैं वो अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। जैसा कि आप जानते हैं रामचंद्र शुक्ल जो हैं विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं, और उनका कहना यही है कि विद्यापति ने जो भी पद लिखे हैं वो श्रृंगार रस में लिखे हैं, और उसमें जो ईश्वर हैं, जिन्हें राधा कृष्ण ईश्वर के रूप में पूजनीय हैं, उनके बारे में बात ना करके, बल्कि उनके जो कृष्ण और राधा हैं वो एक सामान्य नायक और नायिका है जिनके बारे में उन्होंने वर्णन किया है, इसलिए उन्हें श्रृंगारी कवि माना है शुक्ल जी ने। आगे देख लेते हैं। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यह किसका कथन है? तो ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किसके शब्द से माना है? रसायन से माना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से हुई है, ये आपको याद रखना है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है राउलवेल। राउलवेल एक ऐसी रचना है जिसमें गद्य भी है और पद्य भी है। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है तो हठयोग साधना। हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है, ये एक व्याकरण ग्रंथ है जो कि सिद्ध हेम के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार थे तो राम सिंह, ये आपके सामने पेपर में मुनि राम सिंह लिखा भी आ सकता है, तो दोनों ही सही ऑप्शन होंगे। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किसका है? तो किसने बोला है? अमीर खुसरो ने अपनी एक पंक्ति के माध्यम से उन्होंने बोला है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ और अगर मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो हिंदी में ही पूछो। देसिल बयना सब्जन मीठा, देशी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है तो विद्यापति। शांगधर पद्धति किस विधा की रचना है? तो ये एक सुभाषित ग्रंथ है। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शती तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किसका है? तो कथन आपको ध्यान रखना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ये कहा है। पृथ्वीराज रासो में समय है 69। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुकारा है पुरानी हिंदी नाम से। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है, इसको क्या कहा जाता है? तो अवहट कहा जाता है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को। विशुद्ध चरितावली का लेखक है माधव प्रसाद मिश्र। हिंदी में वह कवि जिसको राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया तो वो विद्यापति हैं। कीर्तिलता के रचनाकार हैं विद्यापति। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी डिंगल पिंगल। और पुस्तक जलहण हथ दे चली गज्जन नृपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो चंद्रबरदाई। और किस ग्रंथ से संबंधित है? तो पृथ्वीराज रासो। तो ये तो थे आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने देखे कि आदिकाल से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके आगे एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें ऐसे ही और क्वेश्चंस आपको जानने को मिलेंगे, तो नेक्स्ट डे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। चैनल पर विज़िट करके आप देख सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
वीडियो को शेयर कर सकते हैं, पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। और इसी तरह की वीडियोस जानने के लिए या फिर कोई भी टॉपिक जो आप सीखना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर अगली अपकमिंग वैकेंसीज़ की तैयारी करने के लिए। धन्यवाद।